और चीज़ बता दूं भैया, बीजेपी की जीत के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी ने दिल्ली का किला जीत लिया है। और अब एनर्जी के लक्ष्य क्या चीज़ है थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि एक छोटी सी न्यूज़ है। इस न्यूज़ से कुछ हमें सीखने को मिलेगा। इन्हें कम कर दिया है। देश की एक बड़ी बिजली जल विद्युत कंपनी है NHPC, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पकड़ती है उसको पूरा करती है। तो उसके डिविडेंड की विशेषताओं के साथ भी देखें कि कुछ कंपनियां गाय की तरह भी दूध देती रहती हैं। जब आप किसी अच्छी कंपनी के, दिल्ली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली से बड़े बड़े अहम फैसले होते हैं। और दिल्ली के अंदर जब सरकारी बीजेपी की होगी, जो भागे जा रहे थे 2023-24 तक भागे जा रहे थे, वो उसी रेट पर वापस से उसी रेट पर हैं। और इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है एक प्रॉफिट बुकिंग। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर NHPC की, बात करेंगे भेल की, और बात करेंगे सर ट्रंप क्या सोमवार मंगलवार को करने वाले हैं। वैसे आज जो चुनाव की स्थितियां हमारे सामने आई, परिणाम सामने आए, उससे तो स्थितियां मंडे के दिन काफ़ी अच्छी भारतीय बाजार की हो सकती है। तो उस बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। देखो सर, कहीं खुशी कहीं गम, ऐसा माहौल शेयर बाजार के अंदर हमेशा चलेगा। जब भी बाजार तेज़ी के संकेतों के साथ भागेगा तो कुछ लोग तब भी गम करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमने तो पहले सेल कर दिया। और कुछ लोग खुश होंगे क्योंकि उन्होंने नीचे फिर से खरीद लिया। तो ये खुशी के माहौल, गम के माहौल बाजार के साथ हमेशा चलते रहेंगे। मकसद ये है कि कौन अगला कदम के हिसाब से अपनी चीज़ों को अच्छा करता है। मकसद ये है कि समय समय पर कौन अपने प्रॉफिट को बुक कर कर अपनी स्थितियों को अच्छा करता है। मकसद वही है, क्योंकि हर एक शेयर आप कहीं भी चेक कर लें, हर एक शेयर 2023 के रेट से काफ़ी नीचे आपको मिल रहे हैं। जो भागे जा रहे थे 2023-24 तक भागे जा रहे थे, वो उसी रेट पर वापस से उसी रेट पर हैं। और इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है एक प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अच्छे शेयरों में भी होगी, बेकार शेयरों में भी होगी। कोई टाटा मोटर के शेयरों को खरीदेगा भी, कोई बेचेगा भी। कोई HDFC बैंक में कहेगा मुझे लॉस हो गया, कोई कहेगा मुझे प्रॉफिट हो गया। तो हम संतुष्ट कभी भी बाजार से नहीं हो सकते। ये तो लग कर चलना है, कभी खुशी कभी गम, है ना। तो उन स्थितियों को आपको समझ कर चलना है। सुजलॉन एनर्जी के लक्ष्य क्या चीज़ है थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि एक छोटी सी न्यूज़ है। इस न्यूज़ से कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सुजलॉन एनर्जी के ऊपर कल मैंने आपको, तो गिरीश तांती जी थे, उनके विचारों को बताया था कि भारत एक पवन ऊर्जा का विनिर्माण केंद्र बनने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी एक उनके वाक्य थे, स्टेटमेंट था, जहाँ से सुजलॉन एनर्जी की गंभीरता वाली स्थितियाँ, यानी काम के प्रति गंभीरता भैया, और देश की उन्नति के साथ, देश के लक्ष्यों के साथ चीज़ों को वो दिखा रही है। तो ये स्टेटमेंट से ही चीज़ों का पता लगता है, रिजल्ट से पता नहीं लगता। रिजल्ट तो एक दो दिन की हवाई बातें होती हैं। तो हमें फ्यूचर की स्थितियों के साथ देखना चाहिए। एक न्यूज़ है, इसको समझेंगे कि स्टॉक बॉक्स के एक विश्लेषक ने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में अपनी प्रतिक्रिया बताई। उसने ये बताया कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर अपने निचले स्तर से उल्लेखनीय वृद्धि करने के बाद, मतलब जहाँ से उठा उससे उल्लेखनीय वृद्धि, बढ़िया वृद्धि करने के बाद 85 रुपये 50 पैसे के हाई लगाने के बाद 44% उसने अपना लाभ कम कर दिया है। क्या लाभ कम कर दिया है? मतलब कि जो वो उल्लेखनीय तेजी के साथ 85 रुपये 50 पैसे तक करीब गया, और वहाँ से वो 44% तक का उसके अंदर जो गिरावट हुई है, उसकी स्थितियां ये बता रही है कि लाभ कम हो गया। यानी कि जो वो भागा था, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करा है, जो समझदार लोग थे। तो वो इसी वजह से शेयर प्राइस, देखो जब क्या होता है, जब गिरावट होगी कोई ना कोई बुक तो कर ही रहा है कुछ चीज़ें। तो ये स्टॉक बॉक्स की नीतियां समझो कि उसने ये चीज़ें बताई हैं कि शेयर बड़ी तेज़ी के साथ तो ऊपर गया, पर उसके बावजूद भी, इतना अच्छी होने के नाते भी, उसने अपना वो जो
ऊपर नीचे का हिसाब था उसे कम कर लिया, 40% प्रॉफिट मतलब बुकिंग हो गई, लाभ कम कर लिया। तो इससे क्या अंदाजे लगते हैं, इससे हर एक शेयर के अंदर समझदार व्यक्ति अपनी रणनीतियों के साथ प्रॉफिट बुक करता है ना। तो थोड़ा ये भी चीज़ें समझे, हर एक चीज़ को इतनी चीज़ों के साथ ना समझें कि हर एक शेयर हमारे लिए बन गया है। अब इसी तरीके से किसी विश्लेषक ने वोडाफोन आइडिया के अंदर, यस बैंक के अंदर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जरूर आएंगे। तो ये जो बड़े बड़े विश्लेषक कुछ चीज़ें बताते हैं, इसे गंभीरता से समझा करो कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए। तो हमें तो न्यूज़ पढ़ने के विषय आने चाहिए कि किस हिसाब से न्यूज़ आ रही थी। और एक बड़े ही खुशी का माहौल है कि दिल्ली फतेह जो है बीजेपी ने कर ली। करीब 27 सालों बाद कमल खिला है भैया। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भैया? दिल्ली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली से बड़े बड़े अहम फैसले होते हैं। और दिल्ली के अंदर जब सरकारी बीजेपी की होगी, और सरकारी बीजेपी की है पूरे भारत में, तो इससे फैसले लेना और उसके ऊपर अमल जल्दी होना विकास की गति बताता है। ये समझने वाले इस नीतियों को बहुत तरीके से समझेंगे क्योंकि अब दिल्ली फतेह हो चुका है। और इसी का नतीजा है कि 2020 में 8 सीटें बीजेपी को मिली थी, आज 40 प्लस कर दिया उन्होंने, 48 यानी 40 सीटें जीत ली हैं। तो जनता का विश्वास हो रहा है, प्रगति के निशान हो रहे हैं। और अब अगले कदम जो हैं दिल्ली के 5 साल, और फिर वहाँ से बड़ी अलग तरीके की जो आपको देश के अंदर विकास मिलेंगे, ये समझने वाली नीतियाँ समझने। पर मुझे लगता है कि मंडे के दिन इस नीतियों का कुछ अच्छा स्वागत तो बाजार करेगा ही, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री जी वाले, तो उस वक्त तो पहले ही बोला गया था देश के प्रधानमंत्री द्वारा कि भैया जो खरीदना खरीद लो, वो बड़ी तेज़ी आएगी। पर वो आई नहीं क्योंकि उतनी सीटें नहीं आई थी। पर यहाँ तो बहुमत आ गया ना। तो लगता है कि कुछ ना कुछ तेज़ी के संकेत बाजार के अंदर नीतियों के साथ जो एक बाजार वो देगा भैया, गिफ्ट सा देगा कि भैया जब 27 सालों बाद बीजेपी की सरकार आई है ना, तो वो है। पर इस खुशी के अंदर भी रौनकें बाहरें कम हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बता रहा था कि ट्रम्प जो है टैरिफ लगाने की चीज़ें बता रहे थे कि भैया जो देश जैसा कर रहा है वो भी वैसा करेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी उनके साझेदार देश हैं जिनसे वो व्यापार करते हैं, उनके अंदर वो टैरिफ शुल्क बढ़ाने की स्थितियों के साथ बातें बीते दिनों बता रहे थे। अभी प्रधानमंत्री जो गए थे वहाँ जापान के, और शुक्रवार के दिन उनसे मुलाकात की उन्होंने, राष्ट्रपति ने अमेरिका के। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जापान के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद एक घोषणा कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया है कि सोमवार या मंगलवार के दिन वो एक बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, और वो टैरिफ के ऊपर जो उनके साझेदार देश हैं। अगर उन्होंने टैरिफ के ऊपर कुछ चीज़ें इस तरीके से बढ़ा दी, कुछ कर दी, पर हालांकि अभी पता नहीं कि वो क्या करेंगे, पर उन्होंने ये कहा है कि इस कार्रवाई से सभी प्रभावित होंगे। तो ये बड़ा स्टेटमेंट होता है, और ये भारत के लिए भी एक निगेटिव मतलब अलग स्थितियां पड़ सकती हैं। अगर टैरिफ अगर भारत के ऊपर भी बढ़ा दिया तो ये कितनी निगेटिव न्यूज़ होगी, ये इस रिजल्ट के लिए भी, जो अभी रिजल्ट आया दिल्ली वाला, उसको धुंधला कर सकती है थोड़ा सा। किस वजह से? बाजार की रौनकों की वजह से, क्योंकि वहाँ तो घोषणा करेंगे ना कि भैया हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये सोमवार और मंगलवार के दिन बैठक करेंगे अब। और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो रहा है, 12 से 13 फरवरी की जो यात्रा है अमेरिका की, वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की निर्धारित हुई है यात्रा। और उससे पहले अगर ये चीज़ें हो गई तो ये आप खुद समझ सकते हो कि ये अन्य बाज़ारों के लिए भी कैसी घोषणा होगी जहाँ टैरिफ बढ़ाने की नीति आ रही हैं। तो ये नीतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है। किस किस को ये चीज़ें समझ में आई एक बार मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने वाली चीज़ों के साथ ट्रम्प पहले ही चेता चुके हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। और अब वो उसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, करके बताया उन्होंने कि भैया सोमवार मंगलवार के दिन एक बैठक होगी, बैठक के दिन वो कुछ एक बड़े टैरिफ की चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये घोषणा की स्थितियां हो गई हैं। इसको जो जो समझ रहा है, इसके बारे में मैंने वैसे पहले आपको बड़े ही प्यार से समझाया भी है ना, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो NHPC का रिजल्ट आ गया और NHPC ने अपने प्रॉफिट में परसेंटेज में कमी कर दी है और अपने रेवेन्यू में परसेंटेज में बढ़ावत कर दी, यानी कि सेल बढ़ा दी है,
प्रॉफिट कंपनी ने कम कर दिया है। देश की एक बड़ी बिजली जल विद्युत कंपनी है एनएचपीसी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पकड़ती है उसको पूरा करती है। देश के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो वो एनएचपीसी के ही चलते आपको देखने को मिलेंगे। हमने रिजल्ट की पूरी विस्तृत जानकारी अब देना बंद कर दी है, क्योंकि वो चीज़ें अब लगता है कि मुझे भी लगता है कि वो सही नहीं है। तो हमने ये बताया कि भैया सेल बढ़ी, और सेल बढ़ना कंपनी के लिए बेस्ट ही होता है। जब किसी कंपनी की पिछले बार से इस बार सेल बढ़ रही है तो यानी कि उसके पास काम की वृद्धि बहुत ज़्यादा है और उसको वो कर रही है। तो ये भी आप चीज़ें देखना। दूसरा एक बात और समझें कि 13 फरवरी को रिकॉर्ड डेट है और डिविडेंड दे रहा है एनएचपीसी ₹1.40 का। जिसके पास एक शेयर होगा उसको ₹1.40 के हिसाब से उसके मेन अकाउंट में ये डिविडेंड आएगा। तो कई कंपनियों को अगर आप उसके काम की विशेषताओं के साथ देखते हैं ना, तो उसके डिविडेंड की विशेषताओं के साथ भी देखें कि कुछ कंपनियां गाय की तरह भी दूध देती रहती हैं। जब आप किसी अच्छी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस, यानी कि जो हमें लॉस आ रहा है पोर्टफोलियो में या प्रॉफिट आ रहा है, उस चीज़ से परे हो जाते हो, तो तीसरा नाम निकल कर आता है डिविडेंड का। वो होता है असली डिविडेंड। और कुछ असली डिविडेंड के माध्यम नहीं समझते, कुछ लोग नकली डिविडेंड के माध्यम समझते हैं कि कोई कंपनी बहुत बड़ा डिविडेंड दे रही है, 100 का दे दिया, 50 का दे दिया, 5 का दे दिया, 10 का दे दिया। इस तरीके से कुछ चीज़ें खोजते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म में उन चीज़ों को लेना चाहते हैं। और डिविडेंड के बाद क्या होता है, फिर गिरावट शुरू हो जाती है। फिर कुछ को लोग कहते हैं भैया 20 का डिविडेंड मिलना था, 30 रुपये तुम्हारे पहले से नीचे हो गया। तो ये होती है नकली डिविडेंड। असली डिविडेंड होता है कि पोर्टफोलियो में अपने सिप के अनुसार कुछ भी चीज़ें हमने की और वो अच्छी कंपनी है, वो दूर तक के हिसाब, फ्यूचर के हिसाब चीज़ें दिखा रही हैं, तो वो डिविडेंड का माध्यम लाजमी मेरे हिसाब से सही होता है ना। तो एनएचपीसी का हम भी डिविडेंड का फ़ायदा लेंगे। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सा देश वर्क कर रहा है उसके ऊपर, वो वर्क कर रहा है चाइना, और वो है 60,000 मेगावाट की, और वो तिब्बत की तरफ से कर रहा है इस परियोजना से। कुछ पहले एनएचपीसी के अंदर से एक आवाज़ निकल कर आई थी कि जो ये चीन जो ये चीज़ें कर रहा है, वहाँ से उसकी सियांग की जो एक जल विद्युत परियोजना है वो बाधित ना हो जाए, क्योंकि वहाँ का जो जल प्रभाव होगा वो कम ना हो जाए। ये पहले की चीज़ों के साथ था। अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है, और ये इसलिए भी न्यूज़ निकल कर आई है क्योंकि जो ये चीन की बड़ी 60,000 मेगावाट की परियोजना बढ़ रही है, तो इसके मुकाबले भी भारत की सबसे बड़ी परियोजना जो है 11,000 मेगावाट की है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में स्थित है। तो ये आपको समझना है कि सियांग एक बड़ी परियोजना है जो 11,000 मेगावाट की है, और इसको पूरा करने की स्थितियों के साथ एनएचपीसी बड़े तरीकों से देख रहा है और कह रहा है इसे पूरा कर लेंगे। तो अगर आप देखें भैया दिबांग, सुबनसिरी और अन्य परियोजना, और उसके बाद सियांग जो 11,000 मेगावाट की है, तो सबसे ज़्यादा जल विद्युत के अंदर कौन वर्क कंपनी कर रही है, वो वर्क कर रही है कंपनी एनएचपीसी। तो जब चीन इतना बड़ा 60,000 मेगावाट की जल विद्युत के ऊपर काम कर रहा है, तो यानी कि जल विद्युत की वैल्यू अपने आप बहुत बड़ी है। वो दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत की परियोजना बना रहा है, और भारत के अंदर एनएचपीसी उस काम के लिए अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसे पूरा कर रही है, और उसके अंदर सियांग है। और वो ये कह रहा है कि अब कह रहा है कि चीन जो ये अपनी बना रहा है जो भी परियोजना, उस सियांग परियोजना से उसके खतरे को कम करेगा। यानी चीन की जो परियोजना है सियांग परियोजना बनाकर उसके खतरे को कम करेगा, क्योंकि ये बताया गया है एनएचपीसी के चेयरमैन और एमडी ने, ये उन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो सियांग की परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है एनएचपीसी के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, देश के अंदर जिस तरीके से कुछ वर्षों द्वारा जो नीतिगत स्कीमें दी गई हैं जल विद्युत परियोजना के लिए, भैया पीएलआई स्कीम दी गई हैं, वो एक ध्यान आकर्षित कर रहा है सरकार का कि भैया जल विद्युत के अंदर अगर हाइड्रो के ऊपर, पवन भंडार के ऊपर इस तरीके से जल पीएलआई स्कीम की स्थितियां सरकार ला रही है, तो उसका भी फ़ायदा एनएचपीसी उठाने के लिए तैयारी से साथ काम कर रहा है। और भारत के अंदर जल विद्युत की एक वैल्यू काफ़ी है, और एनएचपीसी काफ़ी परियोजना
उसके अंदर कर रहा है, और वो परियोजना जब वो पूरी करता जाएगा तो एनएचपीसी की क्षमता जो फिलहाल है उससे कई गुना होने की उम्मीदों के साथ बढ़ जाएगी। तो जल विद्युत की वैल्यू समझो, है ना। तो जल विद्युत की हमने वैल्यू समझ ली आज चीन की चीज़ों के साथ, और सियांग जो इनकी अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के अंदर जो इनकी परियोजना 11,000 मेगावाट की चल रही है, वैल्यूबल कदम रखती है। तो उन स्थितियों को भी हमें समझ कर चलना। माध्यम में आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा माध्यम अलग अलग तरीके से न्यूज़ खोजना है और उस न्यूज़ की वैल्यू आपको समझाना है। मेरा कोई भी माध्यम ऐसा नहीं है कि भैया मैं आपको शेयर प्राइस के चीज़ों के बारे में बताता रहूँ। मैं आपको हर बार हर वीडियो में ये ज़रूर कहता हूँ, टिप्स से दूर रहिए भैया। कोई हमारा टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक हमने बनाया है। तो हमने तो उस प्रण के साथ आगे बढ़ा है जो सरकार की नीतियों के साथ वर्क हो रहा है। अब न्यूज़ तो भाई सबके सामने आ रही है ना, ढंग होते हैं पढ़ने के, उसके समझने की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग किसी के रिजल्ट से उछल के बहुत अच्छे समझ लेते हैं अपना आप को, कुछ लोग रिजल्ट को बेकार देख के सोचते हैं भाई कुछ बेकार हो गया। तो उन स्थितियों को तो भैया अपने द्वारा ही पूरा किया जाएगा। भेल का अभी आपको मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, जहां उसने अपनी सेल को करीब 32% तक बढ़ाया था, जो करीब 7,277 करोड़ की सेल करती थी उसने। वहां से अंदाजे लगने चाहिए कि भेल की जो क्षमता है काफ़ी अच्छी है, जो साल दर साल अपनी सेल और प्रॉफिट को बढ़ाकर चल रही है। और देश के अंदर जितनी भी कंपनी इससे काम करवाती है, तो यानी कि भेल की वैल्यू अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा है। और ताप जो थर्मल पावर होते हैं उनके उपकरणों के लिए, निर्माण के लिए और इस तरीके से कमीशन के लिए और सिविल कार्यों के लिए पूरे तैयारी के साथ जो है भेल वर्क करता है। इसी के चीज़ों के साथ इसको एक लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA प्राप्त हुआ है, और वो महाराष्ट्र विद्युत राज्य उत्पादन के द्वारा इनको एक 8,000 करोड़ की परियोजना मिली है। BTG के द्वारा एक परियोजना मिली है, जो ये 2 प्लांट बनाएंगे, ताप ऊर्जा के बनाएंगे, जिसके अंदर एक जो प्लांट होगा 660 मेगावाट का, यानी कि करीब 1320 मेगावाट की परियोजना के लिए वर्क करेगा। और इसको एक इस तरीके से 8,000 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा इस तरीके का एक पत्र मिला है, जहां पर भेल अपनी रणनीतियों के साथ इसके अंदर निर्माण करेगा ताप ऊर्जा का और उसके उपकरणों के लिए। मैंने क्या कहा था कि ये ताप ऊर्जा के यानी कि थर्मल पावर के उपकरणों के लिए वर्क करता है, जो थर्मल पावर में यूज होते हैं। उसके साथ साथ कमीशन करेगा, फिर सिविल कार्यों के लिए भी उसके अंदर अपनी पूरी की पूरी क्षमता लगाएगा, जो एक अच्छा खासा इस तरीके का इसकी एक परियोजना 8,000 मेगावाट की इसको मिली। रिजल्ट तो उस दिन भी इसका अच्छा आया था, उसके बाद भी मैंने उस दिन आपको, अच्छा जिसने भेल की पूरी डिटेल वीडियो नहीं देखी है कृपया एक बार देख लेना। उसके बारे में मैंने बताया था भैया कि किस हिसाब से कहाँ विषय के साथ काम करता है। तो ये वो रणनीति है, इसको एक अच्छा खासा ऑर्डर है महाराष्ट्र के साथ मिल गया है। दूसरा आपको मैं एक और चीज़ बता दूं भैया, बीजेपी की जीत के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी ने दिल्ली का किला जीत लिया है, और अब आपको समझना है कि उस नाते अब और ज़्यादा वर्क ये सरकार करेगी, और अच्छे अच्छे कदम दिल्ली के लिए भी और पूरे देश के लिए भी ये अच्छे कदम का एक नतीजा है। इसका आगे जाकर फल हमें देख लेना चाहिए, है ना। तो उस स्थिति को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा, ट्रम्प जो सोमवार मंगलवार को एक बैठक करने वाले हैं, अगर उन्होंने कोई टैरिफ की चीज़ें बड़ी कर दी तो ये भारत के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम के विषय बन सकते हैं, तो ये भी आप समझना। और 12 और 13 फरवरी को यात्रा निर्धारित हुई है अमेरिका की हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और उससे पहले ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। NHPC ने ₹1.40 का डिविडेंड दिया, अपनी सेल बढ़ाई, प्रॉफिट अपना कम किया। दूसरा, जो आपको सियांग की एक परियोजना मैंने बताई, जो 11,000 मेगावाट की एक बड़ी परियोजना है भारत की है, इसे आप समझना। और ये चीन के जो 60,000 मेगावाट की है, उस उद्देश्य से कुछ खतरे को कम करने के लिए चीज़ें बनाई हैं। तो चीज़ों को समझो, भारत के अंदर NHPC एक अच्छा खासा वर्क जल विद्युत के अंदर करता है। सुजलोन एनर्जी प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है, आप सबको पता है। फिर भी लक्ष्य आपको अलग हिसाब से ही चीज़ों के साथ देखनी चाहिए। किसी के बहकावे में आकर शेयरों को निकालना, खरीदने वाली स्थितियों के साथ बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। तो सर, आज की वीडियो से आपको क्या समझने को मिला, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ न्यूज़ बेस हैं, सब उसे देख सकते हैं, गूगल में सारी न्यूज़ें आ रही हैं।
बस उसको मैं आपको अलग अलग हिसाब से सिर्फ बताता हूँ, और इसके अलावा मेरे इसमें कोई भी माध्यम खरीदने बेचने का नहीं है। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल नहीं है, मैं आपको फिर बता दूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।